हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आई टेक पर में खुशामदीद। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही अहम होने जा रही है उन तमाम दोस्तों के लिए जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे अकाउंट क्रिएट करके कोशिश कर करके थक गए हैं। उनके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप काइंडली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। मैं बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स पूरी तरह वीडियोस को वॉच किए बगैर प्रॉपर स्किल्स ना होने के बावजूद कोशिश करते हैं, अकाउंट नहीं बन पाता। ऐसा नहीं होगा। और अक्सर लोग कोशिश यही कमेंट देते हैं कि ये वेबसाइट्स लेजिट नहीं है, कोई ऑथेंटिक नहीं है, ये फेक है। ऐसा नहीं होता। आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि जो जो काम आप करने जा रहे हो एज ए राइटर, आप दुनिया की एडवांस लेवल की वेबसाइट्स पे आप अपना अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे होते हो, और उस वेबसाइट पे काम करने के लिए एक अच्छा राइटर बनने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स आया कि आप उसको फुलफिल कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए इस तरह के काम के लिए, एक अच्छा ज़बरदस्त राइटर बनने के लिए किस किस्म का आपको आपको स्किल रिक्वायर्ड है, कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आप प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो किए बगैर, प्रॉपर स्किल्स गेन किए बगैर और फिर एआई टूल्स यूज़ करके आप कैसे गुमान कर सकते हो कि अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आज की वीडियो में मैं डिटेल से हर चीज़ बताऊँगा आपको, तो फिर आप भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। बहुत ही आसान है। आप यकीन रखिए, आप पूरी तरह से स्किल्स को गेन करने के बाद इस काबिल हो जाओगे कि बड़ी आसानी के साथ अकाउंट क्रिएट करोगे, और फिर अकाउंट क्रिएट करना कोई बहुत यानी कि एक असल असल टारगेट नहीं है। असल टारगेट है आपने इन वेबसाइट्स पे फिर काम भी करना है। तो उसके लिए आपके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्किल्स होने चाहिए, और उसके लिए बहुत हाईली क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं है। इवन कि आम मैट्रिक लेवल का बच्चा भी, जिसको इंग्लिश की दिस दैट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर वो हमारे ट्रेनिंग सेशन लेता है तो यकीनन पूरी तरह ट्रेनिंग लेके बड़ी आसानी के साथ अपनी मन चाही वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करके जितनी मर्जी अर्निंग चाहे कर सकता है। ओके, तो कोशिश करें। आज हमारे सेशन को, ये एक सेशन है जिसमें स्टूडेंट्स के साथ हमारी इंटरेक्शन भी होगी, तो आप भी इसके साथ बंधे रहें, इस वीडियो को प्रॉपरली वॉच करें। आपको 100% इसका फायदा होने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स करते क्या है, मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट ली, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज से निकल के लास्ट स्टेज पे जाके वेरिफिकेशन प्रोसेस पे जाके वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब होता क्या, फॉर एग्जांपल मैं इधर बैठा हूँ, मेरा अकाउंट बन रहा है कहीं पे और किसी और सिटी में, या वीपीएन यूज कर रहे हैं, क्रेडेंशियल्स तो मेरे यूज हो रहे हैं ना। फर्स्ट स्टेज पे मैं निकल गया, ओके, अव्वल तो फर्स्ट स्टेज पे ही वो स्टक हो जाता है। वो फेलिंग का ही रिजल्ट देते हैं और एक्सक्यूज बताते ही नहीं है, रीजन भी नहीं बताते कि आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। वो बस एक फेलिंग का रिजल्ट दे के फारग कर देते हैं। अगर वीपीएन यूज करके भी लोग करते हैं, दो तरीके हैं। वीपीएन यूज करते हैं, क्रेडेंशियल्स तो वही है ना। फॉर एग्जांपल यूके का कर लिया, या ऑस्ट्रेलिया का, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, किसी का भी कर लिया। अब अकाउंट वहां अगर बन भी गया, ये हुआ हमारे साथ, बच्चे का अकाउंट बन गया वीपीएन यूज करके। अब जब उस पर टेस्टिंग या अप्रूव भी हो गया, टेस्टिंग पे लगाया तो दूसरे दिन जाके अकाउंट सस्पेंड हो गया, चलता चलाया। ठीक है। वो बाद में जब डीपली उसको रिसर्च की या मेल्स करके पता कराया, तो उन्होंने कहा सस्पिशियस एक्टिविटी की बेस पे अभी होल्ड पे लगाया हुआ है। अकाउंट बन गया है, होल्ड पे लगा दिया। क्यों? वो देखते हैं अकाउंट क्रिएट हुआ यूके से या सिंगापुर से फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे लॉगिन हो रहा पाकिस्तान में। यहाँ छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना अकाउंट बनाता हूँ किसी से, और उसने वीपीएन यूज कर लिया कि ये सोच के यार ये आईपी एड्रेस ट्रेस ना हो। ठीक है। तो वो कोई वीपीएन अमेरिका, यूएसए का या यूके का लगा लिया, अकाउंट मेरे पास आ गया, तो मैंने जब उसको लॉगिन किया तो फिर वो जल्दी में देखते हैं कि ये पाकिस्तान से लॉगिन हो रहा है, पहले हुआ पहले कहीं और से अप्रूव हुआ है। तो इस तरह के भी बहुत सारे फ्लॉज मेरे नोटिस में आए हैं। ठीक है। तो चले मैं आगे उसका भी एक पॉइंट आपको बताऊंगा कैसे करना, अगर किसी का ऐसा सिनेरियो हुआ तो उसको क्या करना होगा। आपने कोशिश करनी कि पहले आपने पूरी तरह ट्रेनिंग लेनी है। जब आप कूल माइंडेडली सोचेंगे कि ये मेरे पास फुल, आई एम फुली ट्रेन्ड बाय ऑल मींस, और जो इसकी स्किल्स जो रिक्वायर्ड है इस काम के लिए वो मेरे पास पूरी तरह है, फिर आपने इस पर आना है, भले ही टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए। ठीक है। आप उस चीज पे नहीं,
एक रुक जाए यहाँ पे, नहीं आप उसलिए ना इसी पे मैं आ रहा था। उसका फर्स्ट हल ये है कि आपने उसको अभी से नहीं, डिफरेंट वेबसाइट्स का डिफरेंट सिनेरियो है। किसी में तीन मंथ के बाद, 3 मंथ से पहले आपने अप्लाई कर सकते हैं, किसी में 6 मंथ का है, किसी पर लिखा यही होता है, वो साल बाद भी अप्लाई करते हैं, रिजल्ट विल बी द सेम। ऐसे भी हुआ है। इसलिए आप फौरी उसकी तरफ नहीं जाए, कम से कम 6 मंथ उसको गुजरने दें अगर आपने क्रीडेंशियल्स ही यूज करने हैं। क्योंकि उन वेबसाइट्स पे आपने जो मोड ऑफ पेमेंट लगाना है, बैंक अकाउंट तो अपना लगाओगे। फॉर एग्जांपल कोई अपनी सिस्टर के नेम का बनाता है, तो उसे अपना बैंक अकाउंट भी फिर उन्हीं का, आगे जाके जब अकाउंट अप्रूव हो जाता है, फिर आपने बैंक अकाउंट भी उन्हीं का देना होता है। ठीक है, यानी जिस कैंडिडेट के नेम पे अकाउंट बनता है, बैंक जिसके क्रीडेंशियल्स गए, बैंक अकाउंट भी उसी का होगा। ऐसा नहीं होता कि मेरा अकाउंट है, मेरे साथ ट्रांजैक्शन के लिए बैंक अकाउंट किसी और का यूज करेंगे, उसको भी 1-2 दफा ट्रांजैक्शन हो जाती है, फिर तीसरी ट्रांजैक्शन पे जाके वहां स्टॉक कर देते हैं, फिर वेरिफिकेशन, वो लंबा प्रोसेस है, तो वहां भी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा बच्चों को। ये मैं वो फ्लॉस, वो चीजें बता रहा हूँ जो बड़े बड़े राइटर्स को, जिनको फेस करना पड़ा। ठीक है, आपने क्या करना है अभी के लिए, आपने किसी ने फौरी कोशिश नहीं करनी जब तक ये ना समझ लें कि आप पूरी तरह ट्रेंड हो चुके हो। क्योंकि ये पूरी जिंदगी के लिए है, आपने इससे इतनी अर्निंग होनी, आपकी हैरत आपकी वहां तक यानी सोच भी नहीं पहुंचेगी। बशर्ते के पूरा टाइम प्रॉपर लगाएं, इसको प्रायोरिटाइज चीजों को करें। इसको बिल्कुल ये नहीं करें कि आप इसको सेकंड या थर्ड पोजीशन पे रखो। ये इवन कि मैं आपको बताऊं, एक सिंपल मैट्रिक बच्चा है जिसके पास ये स्किल हो, कंपोजिशन बहुत एडवांस लेवल का, वो अच्छा राइटर बन जाता है। बनिस्बत उसके, अगर कोई बच्चा एमफिल है लेकिन उसकी कंपोजिशन स्किल उतना अच्छा नहीं है, उसे ऐसे राइटिंग का पता नहीं है, उसके स्टाइल्स का पता नहीं है, उसकी पूरी उस पर ग्रिप नहीं है, उससे बेहतर मैट्रिक वाला है। यानी समझाने की बात यह है कि आपको जो काम है उसकी नौयत को समझना है, उसकी नेचर को समझना है, उस पर पूरी तरह दस्तरस और कमांड हासिल करके फिर इस मैदान में आपने उतरना है। फिर इंशाल्लाह कामयाबी ही कामयाबी है। तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस भी किया करें। और सबसे बड़ा जो फॉल्ट है, सबसे बड़ी मेजर रीजन क्या है, और मैंने टॉपिक ये लिखा, रीजंस ऑफ फेलियर इन क्रिएटिंग राइटिंग अकाउंट ऑन रेप्यूटेड वेबसाइट्स। जो बड़ी बड़ी वेल प्रेस्टिजियस लेजिट वेबसाइट्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट क्यों नहीं बन रहे, उसकी कुछ रीजंस। पहला तो है लैक ऑफ स्किल्स, जो कि एक मेजर फैक्टर है। तो 100%, मैं 99 भी नहीं, 100% बच्चे जो यही करते हैं बात, हमारा अकाउंट नहीं बन रहा है इस पे, ये फेक है, ये ऐसा है। जब उनसे पूछता हूँ कि बच्चे आपके पास स्किल कितना है, कहते स्किल बस मैं लिख लेता हूँ ऐसे थोड़ा बहुत। इवन के मेरे नोटिस में आया है, कुछ बच्चे कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कहते हैं, हमारा कंपेटिटिव एग्जाम्स यानी सीएसएस की तैयारी की, हमारे पास राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है, लेकिन अकाउंट नहीं क्रिएट हो रहा। तो वहीं से समझ आती, जिसको अकाउंट ऐसे ही नहीं, कोई वजह नहीं अकाउंट डिसअप्रूव नहीं होता, सस्पेंड नहीं होता। बंदा एक सही तरीके से अकाउंट क्रिएट करे, स्किल्स अच्छे हों तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बनता है। लेकिन कहीं अगर टेक्निकल फ्लॉज रह गए, फिर जो मर्जी करो फिर नहीं बनता, फिर और फार्मूलाज लगाने पड़ते हैं, लेकिन हल है हर चीज का। तो लेकिन हम बजाय इसके कि हम उस पर फिर खपें, अभी से आप कॉशियस हो जाएं। आपने फॉर ऐसे मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट्स नहीं लेनी। ठीक है जी, जो ले चुके हैं उसको टाइम स्पेन थोड़ा गुजरने दें, कम से कम 6 मंथ्स, तो फिर हो जाएगा मसला हल। ठीक है, लेकिन अगर बनाना इन केस हमें जी कल ही या आफ्टर 1 वीक बनाना पड़ रहा है, तो हम क्रीडेंशियल्स ही किसी और के यूज कर लें, फिर पेमेंट भी उसी के अकाउंट में आएगी। दैट्स द पॉइंट। ओके, वो उसका भी हल है फिर। क्रीडेंशियल फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने लास्ट वीक अटेम्प्ट ले ली है, अब वो परेशान ना हो जाए कि मेरे पास तो भी मुझे मजीद 6 मंथ्स वेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वो अपनी कजन के, किसी के भाई के, मम्मा के, पापा के क्रीडेंशियल्स यूज कर ले, फिर मोड ऑफ पेमेंट उसको जो उस वेबसाइट पे होगा वही होगा, लेकिन वो उसी के नेम पे बनेगा, फादर के, मदर के, सिस्टर के या कजन जिसके नाम पे अकाउंट होगा। सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि पेमेंट उसके अकाउंट में आएगी। वो थोड़ी आपको तकलीफ करना पड़ेगी अगर किसी ने अटेम्प्ट इस तरह ली हुई है, लेकिन अभी से कॉशियस हो जाए। आप बार बार अटेम्प्ट नहीं लेनी, मैं आपको गाइड करूंगा तब आपने अटेम्प्ट लेनी है। नेक्स्ट सेशन में वो वेबसाइट्स भी मेंशन कर दूंगा। हम बल्कि ऐसा करते हैं, साथ साथ बाकी चीजें भी पढ़ते हैं। मैं 5 से 7 मिनट पहले
जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जिन पर हमने मिलकर ट्राई करनी है, उसका मैं रिव्यू दूंगा और डिटेल से बताऊंगा कि इस पर काम कैसे होना है और इस पर पेमेंट कैसे मिलनी है और कितनी मिलनी है और आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना, ताकि अक्लमंद लोग कहते हैं ना, वेल प्लानिंग इज हाफ डन। प्लानिंग अच्छी हो तो काम आधा ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है जी, तो परेशान नहीं होना। पहला ही लैक ऑफ स्किल्स, दूसरा मल्टीपल टाइम्स जो आप अटेम्प्ट ले लेते हैं बच्चे एक ही वेबसाइट पे, मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट्स बगैर सोचे समझे ईमेल्स चेंज करके भी करते हैं, वीपीएन भी यूज करते हैं, लेकिन क्रेडेंशियल्स आर द सेम। जी आशा। नहीं 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 होगा, नॉट 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 एट ऑल, नॉट एट ऑल, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। अगर कोई बच्चा पहले बनाना चाहता है, जिसका अभी जिसने अटेम्प्ट ऑलरेडी ली हुई है, टाइम थोड़ा हुआ, मैं उसके लिए भी हाल बता रहा हूँ। आप ये ना ध्यान में रख ले कि मैं तो इतनी अटेम्प्ट्स ऑलरेडी ले चुका हूँ कि मैं अब कैसे बनाऊंगा आफ्टर 20 डेज या 15 डेज या 1 मंथ। अगर हो सकता है एक वीक में आपके पास इतने स्किल्स आ जाए, हम कहीं भी मैं अकाउंट क्रिएशन की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए हल है वो किसी और के क्रेडेंशियल्स यूज करे, फिर अपने ना करे। यानी जिसके करेगा उसी का ही जो ट्रांजैक्शन के लिए उसको बैंक अटैच करेगा, उसी का ही बैंक अटैच होगा, उसी के अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगी उसके थ्रू। ठीक है जी, तो दो रीजंस, पहली लैक ऑफ स्किल्स, अकाउंट अप्रूव ना होने की, दूसरी मल्टीपल टाइम्स जो ट्राई करते हैं, और तीसरी यूज ऑफ एआई, दैट्स मेजर फैक्टर। एआई का इस्तेमाल करके बहुत मुश्किल है, आजकल तो इतनी ज्यादा सख्ती हो गई है। बच्चों देख लीजिए, अगर आप जब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस आ जाएगा, जब डायरेक्ट क्लाइंट को जाएगा काम, तब काम चलता है। टेस्ट देने की हद तक किसी सूरत एआई को यूज करके अकाउंट नहीं बनता। अगेन सुन लें, अगर हमारे ज़हन में ये हो कि हम ऐसे राइटिंग में एआई यूज कर लेंगे, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उन्हें हल्का सा भी कहीं सस्पिशियस एक्टिविटी नोटिस में आ गई, वो इतना रिस्क लेते ही नहीं है, वो अकाउंट बनाते ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास वो स्किल्स हैं जो चाहिए, वो भी मैं आगे चल के पॉइंट टू पॉइंट आज के सेशन में ही हम बात कंप्लीट करके इसको वाइंड अप करेंगे। वो स्टेप्स सारे बताऊंगा जो जो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो उसमें आपने एआई का इस्तेमाल नहीं करना, और शॉर्टकट पॉलिसी वो तो है, हमारी फितरत में शामिल है कि जल्द अज जल्द हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाए। उस कोशिश में बहुत अरसा स्ट्रगल में बंदा लगा रहता है, हाथ पांव मारता है, फिर बनता कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अक्सर कहते लो जी ये फेक वेबसाइट्स हैं, लो जी हमें पहले स्कैम हो गया, ये हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया। तो आप तो सीख रहे हो ना, एक टीचर ने क्या फ्रॉड करना होता है। ठीक है, और अच्छी नीयत रखनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, आप पूरी तरह अपने स्किल्स को गेन करें, अल्लाह ताला के साथ बिल्कुल इंशाल्लाह हेल्प होगी, अल्लाह का फजल शामिल हाल होगा, कभी भी वो बच्चा नाकाम नहीं होता। ठीक है जी, अपने बाजुओं पे आप जीना सीखें। यकीनन आप सब लोग जब क्लास ले रहे हैं तो इट मीन्स कि आप खुद माशाल्लाह क्यूरियस हो, आप इंटरेस्टेड हो अपने पाँव पे खड़े होने के लिए, और आप ही की कामयाबी होनी है। मैं आपको ऐसी कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ, मुझसे जो लोगों ने कांटेक्ट किया, कहते जी लो जी मेरा 7 ईयर से किसी का अकाउंट चल रहा था, मेरा लिविंगस्टन पे अकाउंट था, आईडी एकदम से सस्पेंड हो गई, अब बन नहीं रही जी। अब उसके लिए कोई वे आउट निकालें, क्या निकालें जी, कोई गाइडलाइन बताएं, कोई तरीका। वो मैंने जो मेरी फाइंडिंग्स हैं, फिर वो आप जितनी मर्जी ट्राई कर ले नहीं बनेगा, आजकल सख्ती है। वो जो सस्पेंड होती है आईडीज, हत्ता के जो लोग पुराने के काम पुराने भी कर रहे हैं, वो एआई का यूज करते लालच में आके, उन्होंने अपने पुराने फरसुदा तरीकों को चेंज नहीं किया। बदलते वक्त के साथ चेंज होना पड़ता है। एआई का इस्तेमाल कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी के लिए बुरी है। पहले पूरी तरह स्किल्स आपके पास आ जाए, फिर आपने अपनी महारत से एआई का इस्तेमाल भी कर लेना है, वो भी कर सकते हो ऐसे लिखते हुए, टेस्ट के टाइम पे नहीं। ओके, तो अभी जो रैंडमली मैंने चीजें बताई, हमारा स्किल्स अच्छे नहीं होते, अब उसको हम डिटेल से देखते हैं। पहला क्या है, रीजंस ऑफ फेलियर इन क्रिएटिंग राइटिंग अकाउंट्स ऑन रेप्यूटेड वेबसाइट्स। इस पर सबसे पहली वजह लैक ऑफ एकेडमिक राइटिंग स्किल्स। और यकीन मानिए बच्चों, अगर आप इन स्किल्स को अच्छी तरह गेन कर लें, आप दिल पे हाथ रख के बताइए,
जब से हमने अपना सेशन स्टार्ट किया, कोई ऐसा पॉइंट आया कि हमारा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, या आपको कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ी या स्ट्रगल्स करना पड़ी समझने के लिए? इजी काम लगा ना आपको? क्यों बच्चों? अ, जी, जी। बस इतना ही है, इतना ही है। मैं हमेशा एक स्टेप आगे रखता हूँ बच्चों से। हालाँकि सम टाइम मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, वो अल्टरनेट डिसीजन में आता बात बंदा कैसे सम टाइम ऐसा भी हुआ है, मुझे कॉम्प्लिकेशंस का सामना कुछ बच्चों के लिए कि बिल्कुल रूट लेवल पे आके डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है। एक स्टैंडर्ड रूल सेट करके टीच करना यूनिवर्सिटी क्लास को या कॉलेज क्लास को बहुत ईज़ी होता है। तो लेकिन मेरी कोशिश है कि अपना लेवल लो करो, लेकिन बच्चों को सबको साथ लेके चलना होता है। बस यही कुछ होना है। इंशाल्लाह चंद दिनों तक आपको मैं बता दूंगा बच्चों, सब कुछ हमने सीख लिया है। फिर चंद दिन लगा के उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद आप इंशाल्लाह अपने अकाउंट बना के बेतहाशा अर्निंग करोगे इंशाल्लाह, और फिर आप लोगों को सिखाओगे। लेकिन तब तक थोड़ा सा मेरा साथ देना है। अब देखो बंदा एक एमएससी लेवल तक या एमफिल तक भी हमारे पहुंचते हैं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया बाकी कंट्रीज का भी यही हाल है। तो इस फील्ड में आते हैं जिसपे गारंटी है, लगाना कुछ भी नहीं है। ये कोई दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस है जिसपे इन्वेस्टमेंट ना हो और इनकम ही इनकम हो? ये देखिए, ये भी आपका एक बिजनेस ही होना, एक जॉब है ना। आपने स्किल्स को, आपने यानी अपनी सर्विसेज प्रोवाइडर हो आप, सर्विसेज प्रोवाइड करनी जिसका आपको आपकी सोच से बढ़ के ज्यादा उसका मुआवजा मिलना होता है। ठीक है, आपका स्किल है, दुनिया आपके पास ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स आएंगे। आप जितना ज्यादा आपके एक्सपीरियंस गेन करोगे, आपके पास अर्निंग चैनल्स ओपन होते जाएंगे, अकल खुद आ जाती है। ठीक है, वक्त बहुत कुछ सिखाता है। इसलिए टाइम लगाएं और मेहनत करें, स्ट्रगल करें इसी फील्ड में। नो डाउट आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ते होंगे, कोई पढ़ाते होंगे, हर काम करें, लेकिन इसको चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखें काइंडली। आप जो बंदा जिस चीज में जितना इंटरेस्ट लेगा उतना ही उसको उसका फल मिलता है। अगर हम अपनी तरजीहात नहीं बदलेंगे, इन केस मैं कहीं टीचिंग करता हूँ या बिजनेस करता हूँ या कहीं ऑफिस होल्ड करके बैठा हूँ, या मैं और जिम्मेदारा करता हूँ या करवाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मेरी तरजीहात में टॉप पे वो है, नो डाउट वो भी तो करना है, लेकिन जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है, जिसको बेस बना के आगे चल के हमारे बच्चों की रोजी रोटी है और जिंदगी में हमने अपने पाँव पे खड़े होना और इतनी ज्यादा मजबूत बनाना अपने आप को फाइनेंशियली कि वहां तक सोच नहीं पहुंचती लोगों की। ठीक है, पता भी है हर चीज का। तो मंजिल का तयन करके फिर हम उसको प्रायोरिटाइज जब नहीं करेंगे, लाइटर मोड में पढ़ेंगे, उतनी मेहनत नहीं करेंगे, उजरत का मुजाहरा करेंगे, फिर हम स्टक होके बैठ जाएंगे। इनकेस अकाउंट बन गया, मैं 2-4 वीडियो आपको दिखाऊं, आपका अकाउंट बन जाएगा। आपको मैं ट्रेन थोड़ी सी लाइटर बोर्ड में ट्रेनिंग दे दूं स्पेसिफाइड वेबसाइट की, आप उस पर अकाउंट बना लोगे, मसला ही कोई नहीं। लेकिन काम तो आगे करना है आपने। तो एक्सपीरियंस्ड राइटर की आईडीज भी सस्पेंड हो रही हैं। आप मजीद अपने आप को पॉलिश आपने करना है, हर तरीके से स्किल गेन करना। ओके, तो चलते हैं उस पॉइंट की तरफ। पहला क्या है? लैक ऑफ एकेडमिक राइटिंग स्किल्स। एकेडमिक राइटिंग स्किल्स का फुकदान, ये बड़ी वजह है। Many writers may not have the specific skills required for academic writing, such as adhering to citation styles, APA, MLA, ये भी हमने सीखने हैं। उन्होंने राइटिंग स्किल्स तो आ गया, एक जनरल कंटेंट क्रिएट करना आसान है, फिर उसको आपने एक डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, साइटेशन के स्टाइल्स हैं, फिर उसमें जाके उसके आपने उस पर साइटेशन करनी, इन टेक्स्ट साइटेशन करनी, रिसोर्सेज देने, रेफरेंसेस कोट करने, वो सारी चीजें भी सीखना होंगी साथ साथ। यानी आपने पंक्चुएशन से लेके कंपोजिशन स्किल और साथ फिर राइटिंग की स्किल्स को भी गेन करना है हर तरीके से कंप्लीटली। लेकिन जो बड़ी वेबसाइट्स में ज्यादातर एपी और एमएलए है ज्यादा, शिकागो भी कहीं कहीं होता है, लेकिन ज्यादा इन पर आपको ऑर्डर्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी एक पे कमांड हासिल करी, ए पी है मान लीजिए, मेरी कमांड सिर्फ एक पे है जी फॉर एग्जाम्पल, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंट आपने डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करके आपको पता होगा कि मैं एपीए पे मेरी पूरी गिरफ्त है, कमांड है, तो आप खुद उसको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो काम जितना मर्जी पकड़ते जाएं। ज्यादा एपीए और एमएलए में मिलता, शिकागो भी गेन करे, हार्वर्ड भी, सारे स्किल्स सीखे मैक्सिमम, फिर तो धड़ाधड़ काम है ना। ठीक है जी, तो इसलिए परेशान नहीं होना, भले ही एक ही स्किल हो लेकिन हो कंप्लीटली आपकी पूरी गिरफ्त हो उस पे, फिर आप मार नहीं खाओगे। ओके, साइटेशन स्टाइल्स भी सीखने, एपीए, एमएलए, शिकागो, हार्वर्ड, सारी स्ट्रक्चरिंग आर्गुमेंट्स या
इंटीग्रेटिंग स्कॉलरली सोर्सेज इफेक्टिवली, ये समझ गए आप क्या कहना चाहता हूं मैं, यानी लैक ऑफ एकेडमिक राइटिंग स्किल्स, उसमें सारी चीजें हैं, ये एक उसका फुकदान है। सेकंड पॉइंट, लिमिटेड रिसर्च एबिलिटीज, अभी रिसर्च एबिलिटीज की तरफ हम गए नहीं, वो ना होने के बराबर हैं। Some writers may struggle while conducting through research or finding credible sources to support their arguments, which is a crucial aspect of essay writing. Essay writing का एक बहुत ही crucial aspect है कि आपने देखना उसके sources और credible भी है या नहीं। ये आगे चल के मैं सिखाऊंगा या आपको ट्रेनिंग दूंगा कि sources जो required होते कौन से हैं। ऐसे नहीं किसी भी वेबसाइट का sources उठा के दे दिए, नहीं, वो credible sources मैं आपको बताऊंगा किन को credible sources consider किया जाता है, वो भी आगे चल के बताऊंगा। ठीक है जी। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म बच्चों को पूरा उसका पूरा पता नहीं होता, वो उसको किस तरीके से डिटेक्ट करते हो प्लेजरिज्म है क्या। राइटर्स मे नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स प्लेजरिज्म, उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी चीज प्लेजरिज्म को बनाती है, प्लेजरिज्म बन कैसे, वो कैसे प्लेजराइज्ड कंटेंट हो गया, और हाउ टू प्रॉपरली पैराफ्रेज, और फिर उन्हें प्रॉपरली पैराफ्रेज कैसे करना, एंड साइट सोर्सेस लीडिंग टू अनइंटेंशनल एकेडमिक डिसऑनेस्टी। ठीक है जी। तो कहीं आपने सोर्सेज को प्रॉपरली साइट करें, उसको आप रेफरेंसेस कोड करें, फिर आप प्लेजरिज्म को भी रिमूव कर लोगे। ये नहीं कि सिर्फ पैराफ्रेजिंग कर ली तो आपकी प्लेजरिज्म तो बाहर तो नहीं आएगी, लेकिन वो स्टिल प्लेजराइज्ड ही होगा। बेशक आपकी वो कोई एआई टूल्स वो आपको समझ गया कि एक दो टूल से आपने बाईपास कर लिया, नहीं, आपने उसको प्रॉपर तरीके से साइटेशन नहीं की, सोर्सेज रिक्वायर्ड जो है 3 या 4 जितने रिक्वायर्ड होते वो नहीं दिए, आपका कंटेंट स्टिल प्लेजराइज्ड ही वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कंसीडर करेगा। यहां से बच्चे मार खाते हैं। लेकिन आपने एफर्ट्स या आपकी मेहनत कितनी लगनी है, जितनी आज तक आप करते आए हो, इतना ही साथ साथ रखते हुए आगे चलेंगे इंशाल्लाह। आपने इतना नफीस तरीके से ऐसे राइट करना है कि आप इंशाल्लाह आपको खुशी होगी। थर्ड पॉइंट है इनएडिक्वेट नॉलेज ऑफ ऐसे फॉर्मेट्स, वही बात, ऐसे फॉर्मेट्स का हमारे पास नॉलेज नहीं होता। जी जी, आपको बताता हूँ आगे चल के, ठीक है। ये ये प्लेजरिज्म को सिर्फ पैराफ्रेजिंग करके ही प्लेजरिज्म दूर नहीं होती। आप जाहिर सी बात, आप कंटेंट कहीं से लिया तो उसको सोर्सेज को उसको आपने क्रेडिट देना होता है, एक्चुअल बात ये है। लेकिन फिर भी पैराफ्रेज्ड हो, ये नहीं कि सेम टू सेम आइडियाज भी आपके आइडियाज भी मिल जाए ना, एक जैसे हो जाए, फिर भी वो आपका कंटेंट प्लेजराइज्ड कंसिडर होता है। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली इन टेक्स्ट साइटेशन भी करते हो और रेफरेंसेस भी कोड करते हो, अगले बंदे को क्रेडिट देते हो कि फलां का ये है, और वो उसकी क्रेडिबिलिटी भी हो, वो जो सोर्स है आपका वो ऑथेंटिक हो और जो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा गाइडलाइंस के वो रिक्वायर्ड सोर्सेज किसको कहते हैं, जो सॉरी ऑथेंटिक और जो है क्रेडिबल सोर्स, वो आगे चल के फिर बताऊंगा। आ, भाई इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, सब कुछ सीखना आपने। फिक्र नहीं करें। इनएडिक्वेट नॉलेज ऑफ ऐसे फॉर्मेट्स, बच्चों के पास अभी एक जो कस्टमर है, सॉरी क्लाइंट है, जो कंपनी है, वेबसाइट, उसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, ठीक है, एक्सपोजिटरी या एनालिटिकल ऐसे है, तो हमें पता ही नहीं ये ऐसे क्या है, तो क्या लिखेंगे, ये हमें हर उसकी काइंड्स को मैं आपको एक सिस्टमैटिक वे से सिखाऊंगा, ठीक है। एकेडमिक ऐसे, इनएडिक्वेट नॉलेज ऑफ ऐसे फॉर्मेट्स, ऐसे फॉर्मेट्स का हमें उसका नॉलेज ही नहीं है, ना काफी है हमारे पास। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज, फॉर एग्जांपल आर्गुमेंटेटिव, expository, analytical, and their specific requirements may be challenging for some writers, ये भी होते हैं। वो आगे उसकी गाइडलाइंस बताई हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स डिस्क्रिप्शन में, तो हमें उस पर पूरा पता ही नहीं है क्या करना, तो वो मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी, डिफिकल्टी विद टाइम मैनेजमेंट, खास तौर पे टेस्ट में ये टाइम मैनेज नहीं बच्चे कर सकते, क्योंकि उनकी उस तरह से प्रैक्टिस नहीं हुई होती, तो वो 30 मिनट्स में वो पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। या कई बच्चे इस चीज पर बड़ा उतराते हैं कि मैंने तो कंप्लीट किया था फिर भी मैं फेल क्यों हो गया, वो कॉल्स करके, ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, कॉल्स करके कि बच्चे मुझे ऐसे कहते हैं, सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी और आपके तरीके को मैंने फॉलो करके अकाउंट ही नहीं बना जी, क्या हुआ, और मैंने टेस्ट भी दिया, ऐसे दिया, मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस थी, वो मेरा ऐसे अच्छा सोर्सेज दिए थे जी, इन टेक्स्ट साइटेशन वो तो नहीं दी,
तो वो किसने देनी थी? ये चीजों का पता नहीं है ना, वही मैं बात करता हूँ, प्रैक्टिस या स्किल्स गेन किए बगैर जब जाते हैं, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इतना भी इसको इजी नहीं लेना। राइटर तो हर तरीके से उसमें परफेक्शन होनी चाहिए उसकी राइटिंग में, दूर से नजर आए कि ये भाई इसमें जो रिक्वायर्ड जो उसकी गाइडलाइंस हैं उसी को फॉलो भी किया है, और कंपोजिशन स्किल्स भी बहुत अच्छा है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, पंक्चुअल मार्क्स अच्छी तरह यूज किए हुए हैं, हर चीज परफेक्ट है, फिर जाके आप कहीं ना कहीं रेट करोगे। ठीक है, इसको आपने देखना। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है, कंप्लीटिंग एन ऐसे विद इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। लेकिन याद रखें वहां पे वेबसाइट्स पे काम करने का टाइम खुला होता है, वहां तो आपने ऐसे की जो भी आपने काम पिक करना है उसकी डिस्क्रिप्शन को रीड आउट करके लोगे ना। 72 आवर्स हैं, 8 आवर्स हैं, 20 आवर्स हैं, वो देख लोगे आपके मेरी स्केड्यूल क्या है, मेरी मसरूफियत क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप, यानी कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन टेस्ट में फेल होने की वजह बता रहा हूँ, वहां भी टाइम मैनेजमेंट वो 30 मिनट्स में, आमतौर पे तो बच्चों को होता है ये छोटा सा ऐसे लिखना लिख लेंगे, लेकिन वो वहां पे मार खा जाते हैं, चीजों को वाइंड अप करते करते मिस्टेक छोड़ देते हैं। किसी ने ऐसे लिखा उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक आ गई, ग्रामेटिकल मिस्टेक थी बिल्कुल एक्यूरेट होगी तो एआई डिटेक्शन आ गई, एआई डिटेक्शन को रिमूव किया, प्लेजरिज्म आ गई। वो सारी चीजों को साथ साथ लेके चलना है। अच्छा, ये बड़ा इजी, आपको मुश्किल नहीं लगेगा इंशाल्लाह। तो लैंग्वेज बैरियर ये बहुत बड़ा बैरियर है, ये एक तो नेटिव स्पीकर के लिए तो नहीं है बैरियर, लेकिन वहाँ उनकी इतनी अच्छी ग्रामर भी नहीं होती, वो ग्रामर में मार्क खाते हैं। एक नेटिव स्पीकर है, बेशक अमेरिकन है, उसे पता ही नहीं एपी स्टाइल क्या है, हार्वर्ड क्या है, एमएलए क्या है, तो वो क्या लिखेगा? उसे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का पता नहीं, उसे एनालिटिकल का डिफरेंस का ही नहीं पता, उसे ये पता नहीं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को कैसे आपने लिखना स्टार्ट करना और उसको हुक से स्टार्ट करना, और कैसे उसको आपने थीसिस स्टेटमेंट पे एंड करना है, तो जो वो क्या लिखेगा, यही स्किल्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो लैंग्वेज बैरियर फॉर नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स, एक्सप्रेसिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड आर्ग्यूमेंट्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश मे बी चैलेंजिंग, हो सकता है चैलेंजिंग, होता नहीं है सबके साथ, आपकी माशाल्लाह प्रैक्टिस होगी तो आपके लिए तो चैलेंजिंग नहीं होगा। अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ देयर एसेज, जो उनके एसे की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। इनसफिशिएंट रिवीजन एंड एडिटिंग स्किल्स, जितनी मर्जी प्रैक्टिस हो, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 मिनट्स का ऐसे लिखा, तो कम से कम आपके पास 1 मिनट तो रिवीजन का होना चाहिए ना, जल्दी से रीड आउट करें, अच्छा भी कहीं कॉमा मिस्टेक तो नहीं, कहीं जल्दी से उसको रिवाइज भी करना होता है, और फिर कहीं रिवीजन कहीं मिस्टेक तो उसको री एडिट करना, उसका टाइम नहीं होता। Some writers may struggle with revising and editing their work to improve clarity, coherence, and overall quality, which is essential for academic writing. Difficulty in generating original content. ओरिजिनल कंटेंट को जनरेट करने में जो सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, ठीक है, और वो एआई आ जाती है ना, ओरिजिनल कंटेंट नहीं कर पाते। ठीक है, ये भी एक बड़ी कारण है, बड़ी वजह है। ओके जी। Creating original and unique content while still meeting the requirements of the essay prompt can be challenging for many writers. वो अगर कर लेते हैं एआई डिटेक्शन रिमूव, तो फिर उसकी वो आउटलाइंस, उसकी जो गाइडलाइंस है उसको वो डी ट्रैक हो जाते हैं। हर चीज को साथ लेके चलना है। फेलियर टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, ये असल बात है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। राइटर्स में ओवरलुक और मिसअंडरस्टैंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड फॉर द एसे राइटिंग टेस्ट, रिजल्टिंग इन एसेज दैट डू नॉट मीट द एक्सपेक्टेड क्राइटेरिया। वो पढ़ते ही नहीं पूरी तरह उसके अंदर क्या है, उसको बाईपास कर जाते हैं, इसलिए वो टेस्ट में फेल हो जाते हैं। ये सारी मेजर चीजें हैं। अब अगले जो पॉइंट्स हैं अच्छे राइटर की, मैं चाहता हूँ ये भी साथ ही पढ़ लें, वो उसके अपोजिट चलना पड़ेगा, वही चीजें जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे उसके अपोजिट आ जाएगा सारा। तो वो पॉइंट्स क्या होंगे जी? नेसेसरी स्किल्स टू बी अ गुड राइटर, अच्छा राइटर बनने के लिए जरूरी जो स्किल्स हैं वो कौन से होते हैं? नंबर 1, स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज पर आपकी कमांड बहुत जबरदस्त हो। अ गुड राइटर पोजेसेस अ रिच वोकैबुलरी and understands grammar effectively. Number 2, clarity. जी, yes आयशा। हाँ, वोकैबुलरी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल्स रीड आउट करें, साथ आपने एसेज हैं डिफरेंट बुक से, वैसे लाइटर मोड में बेशक पढ़ें, और जब आप उसको बार बार लिखोगे ना अपनी वर्डिंग्स में, आपके पास ऑप्शंस होंगे, वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी।
एक इसको क्रैमिंग या रट्टा लगा के नहीं याद करना आपने, एक नेचुरल बनता है तरीका, फिर वक्त के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ जाएगी, और जूं आप अपने फील्ड में आके आप छोटे छोटे एसेस पहले पकड़ोगे, फिर कोशिश करनी, फिर बड़े यूनिवर्सिटी लेवल के एसेस लिखे, फिर एक वक्त आना अपने रिसर्च पेपर्स की तरफ भी चले जाना ऑटोमेटिकली बगैर किसी की रहनुमाई के, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होनी है। तो फिर रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपने कैसे कहाँ कहाँ से लेना और कैसे उसमें उसको रेफरेंस कोट करने, ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। तो आप छोटे से शुरू करोगे ना, एकदम ये नहीं होगा ना कि आप बड़े बड़े एसेस पकड़ लिए। आप स्टार्ट में जब आप अकाउंट बन गया, उस तक की सफर भी बहुत, अगर डायरेक्ट शुरू करें तो मुश्किल है। फिर बच्चों को ये कहना नहीं पड़ेगा कि ये फेक वेबसाइट्स हैं या ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं है। दुनिया काम करवाई जा रही है, स्टूडेंट्स बढ़े जा रहे हैं, टाइम बड़ा तेज, यानी टाइम लोगों के पास नहीं है। हर बंदा चाहता है हम बेहतर से बेहतर लिखवाएं और थोड़े टाइम में लिखवाएं। सारी दुनिया में ऐसे सारे हड हराम हैं 90%। जब तक दुनिया में हड हराम पाए जाते हैं, आपका काम खत्म नहीं होगा। जी अमित। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स वो भी हो गए। ये मैं जब एसेस की आपको टाइप्स बताऊंगा ना, तब आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें सिखा दूंगा, ठीक है? वो सारी चीजें आपको पता चलेगी। जी जी। नहीं नहीं, अभी 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 पहले अपने स्किल्स को गेन करें। बाकी जो सुर्खी पाउडर लेपा पोची वो अजाफी चीजें हैं, ठीक है? अपने आप को आपने बी ट्राई टू बी फोकस्ड, अपनी दिशा अपनी डायरेक्शन ठीक रखनी है। सबसे जो प्राइमरी चीज है, सबसे आपने अपनी पंक्चुएशन स्किल्स को गेन करना, एडवांस लेवल का कर लेना, जो कि आप सीख चुके हो, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्टूडेंट्स की बहुत जबरदस्त है, मुझे पता है। उसके बाद कंपोजिशन स्किल्स, ग्रामर स्किल्स, जो चीजें गेन कर रहे हो आप उसको मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करें। साथ साथ बेहतरीन किस्म की आपकी प्रैक्टिस हो, पूरी गिरफ्त हो आपकी। फिर जाके इजाफी चीजें सारी, फिर आपको ऐसे ऐसे को कैसे हमने उसको कंस्ट्रक्ट करना, कैसे उसमें पैराग्राफ्स लिखने, और एक 300 वर्ड्स के ऐसे में कितने आपके पैराग्राफ हो, 500 के ऐसे में कितने हो, ये चीजें आपको एक 30 सेकंड में समझ आ जाएंगी। लेकिन आपको ग्रेजुअली चलना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले तो पता हो कि लिखना कैसे है, कहाँ से लेना मटेरियल, और आपका स्किल किस लेवल का है। ग्रामर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, कॉमा स्प्लाइसेस ना हो, पंक्चुएशन मिस्टेक्स ना हो, 100% ऑटोमेटिकली हो जाएगा प्रैक्टिस से इंशाल्लाह। आप पंक्चुएशन देखो, हालांकि अब अगर आप देखें, आपने यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है ऑलमोस्ट सब बच्चों ने, तो ये पंक्चुएशन स्किल्स पे पहले आपकी कमांड थी? दिल पे हाथ रख के बताइए। ऐस, ऐसे था ना? अब जो बच्चे ये ऑब्जेक्शन देते हैं कि लो जी, मैंने इस वेबसाइट पे ट्राई बड़ी की, ये फेक है, इस पे लेते ही नहीं राइटर्स को। पहले बंदा सोचे आया कि एक राइटर की डेफिनेशन क्या है, आया पे उसके लिए वो एलिजिबल भी है या नहीं, उस पैरामीटर पे पूरा उतरता है या नहीं, ये नहीं सोचते ना बच्चे। तो अब देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास पंक्चुएशन में 100% ऑलमोस्ट सारे के सारे बच्चे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है आपकी। अब आपने बाकी करेक्शन के रूल्स पढ़े हैं, नाउन्स का इस्तेमाल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, क्लॉजेस, हर चीज पढ़ी आपने, और फिर आगे चल के हम टेंसेस को भी रिवाइज करना शुरू कर लिया। बाकी नरेशन और जो एक्टिव एंड पैसिव है उसको भी हम 2-4 दिनों में कर लेंगे। इसके बाद बाकी जो अजाफी चीजें हैं, ऐसे कैसे लिखना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, फिर जब मैं देखूंगा कि इनको ऐसे अब बिल्कुल लिखना आ गया, फिर अब बताऊंगा कि इन टेक्स्ट साइटेशन हर स्टाइल में एपीए फॉर्मेट की डिफरेंट है, एमएलए की डिफरेंट है, शिकागो की डिफरेंट है, हार्वर्ड की डिफरेंट है, रेफरेंसेस भी उसी तरह डिफरेंट होंगे। ये हमें फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। कम से कम 2 एपीए और एमएलए तो सब स्टूडेंट्स को पता हो, हर एक बच्चे को। वो तो मैंने सबको सिखाना ना, वो मजबूरी है। बाकी अजाफी सारे सीख ले, 3 सीख ले, को 4 सीख ले, जितने पॉसिबल सीख सके। 2 भी काफी है अच्छा खासा एक अच्छा राइटर बनने के लिए। ठीक है जी? ओके जी, ओके। तो फिर आप प्रैक्टिस, पहले भी अच्छी प्रैक्टिस माशाल्लाह आप लोग कर रहे हो, तो अब माशाल्लाह आपकी पंक्चुएशन बहुत बेहतरीन है, बाकी भी चीजें अच्छी हैं, लेकिन अब आपने उसको वाइंड अप खुद करना, पीछे रिवीजन करते रहें। जब मैं छोटे छोटे एसेज, पैराग्राफ या एकेडमिक एसेज की प्रैक्टिस करवाऊंगा समझा के पहले,
मैंने एकदम से नहीं कहना इस पे ऐसे लिखो, मैंने आपको सिंपल फॉर एग्जांपल ऐसे होता क्या है जी, ठीक है, उसका रू एसेंस क्या है, असल उसको क्या कहते हैं, उसका मैंने बताना कि जिस उसका ये हुक या इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या कैसे बनता है, कैसा होना चाहिए, उसकी भी डिफरेंट काइंड्स हैं। फिर आगे जाके उसमें थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखना, बस जिसको थीसिस स्टेटमेंट लिखना आ गया वो दुनिया का कोई भी ऐसे लिख लेगा। फिर उस पर हमने प्रैक्टिस करनी चंद दिन, ठीक है जी, ओके जी। तो जो और भी बच्चों को गाइड करें, ये नहीं कोई क्लास नहीं ले रहा, उसको जो भी कजन आपका भाई कोई और दोस्त, उसको आप ये चीजें सीखते हो उनको भी सिखाओ, उनको भी गाइड करो कि भाई ऐसे बगैर देखे डिफरेंट वेबसाइट्स पे धड़ाधड़ अकाउंट बनाने की कोशिश मत करें, आप पहले अपने स्किल्स को गेन करें। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पुराने राइटर्स के अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, उनकी आईडीज, क्यों? वो मॉडर्न ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहे, गाइडलाइंस चेंज होती है उनको, वो उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो वही ट्रेडिशनल स्टाइल को वो उस पर वो स्टक हुए पड़े हैं, उसी पर लगे हुए हैं। तो फिर वो लोग आजकल हर चीज को देखते हैं, फिर जूं जूं उनकी रेटिंग डाउन होती है तो वेबसाइट्स भी उनको अस्सलाम वालेकुम कह देती है, ठीक है जी। तो इसलिए कोशिश करना आपने इसको हर चीज को देखना है। तीसरा पॉइंट, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन होनी चाहिए, ये आपको पता है। चौथा, रिसर्च स्किल्स, गुड राइटर्स आर adept at conducting thorough research to gather accurate information and enhance the credibility of their work। ये असल बात है, ठीक है जी। आपने रिसर्च स्किल्स हो, नो डाउट हमने डिफरेंट क्रेडिबल सोर्सेज को लेना कहाँ से है और कौन से वो हो, ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान है। फिर वो क्रेडिबल सोर्सेज लेने के बावजूद भी वहां से कंटेंट फिर भी हमारी प्लेजरिज्म क्यों कंसिडर होती है, उसको रिमूव करना, वो कैसे करना, वो बता दूंगा आपको, ठीक है जी। अडेप्टेबिलिटी, वो हालात के मुताबिक हम अपने आप को चेंज नहीं करते ना, दे कैन अडेप्ट देयर राइटिंग स्टाइल। अच्छा राइटर जो है अपने राइटिंग स्टाइल को अडेप्ट कर लेता है, उसके मुताबिक अपने आप को ले आएगा। टोन को, उसका टोन कैसा चाहिए, और फॉर्मेट, फॉर्मेट कौन सा है जी, एपीए एमएलए शिकागो कौन सा रिक्वायर्ड है, उसके मुताबिक अपने आप को अडेप्ट करे टू सूट डिफरेंट ऑडियंसेस, पर्पसेस एंड मीडियम्स। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग, ये तो आपको बुनियादी चीज है, आपको पता ही है। ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी, ये भी आपको पता चल गया, ये भी उस अच्छे राइटर का खासा है। एडहेरेंस टू गाइडलाइंस, दैट्स द मेन पॉइंट, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन में जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की डिमांड है, उसको आपने फॉलो करना है, ठीक है जी। गुड ऐसे राइटर्स फॉलो द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय देयर क्लाइंट्स और कंपनीज, एंश्योरिंग देयर एसेज, ये एंश्योर करते हुए कि उनके जो एसेज हैं मीट द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, वो मतलूबा क्राइटेरिया को मीट करता है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, फॉर्मेट एंड कंटेंट, कि इसकी लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है, 500 वर्ड्स है, 550 है, 700 वर्ड्स है या 350 है, कितने पेजेस रिक्वायर्ड हैं, फॉर्मेट, उसके फॉर्मेट कौन सा है, एपीए है, एमएलए कौन सा है, और कंटेंट, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी उसको उसके साथ आपने उसके गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ये अच्छे राइटर की खूबी है। रिवीजन एंड एडिटिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। ये नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए बंदे को कि यार मेरी बड़ी प्रैक्टिस है, ठीक है, लेकिन हमेशा वही राइटर कामयाब होता है जो कोई भी चीज को फाइनल टच दे, पूरी तरह देख के फिर उसको रिवाइज करे, और कहीं उसको मिस्टेक नजर आए तो उसको री एडिट भी करे, ठीक है जी, उसको ठीक करे। They understand the importance of revision and editing, refining their work to improve clarity, coherence and effectiveness, ठीक है जी। वो समझते हैं कि रिवीजन की और एडिटिंग की इंपॉर्टेंस को समझते हैं अच्छा राइटर। वो क्या करते हैं, अपने काम को रिफाइन करते हुए क्या करने के लिए, उसकी क्लैरिटी को इंप्रूव करने के लिए, कोहेरेंस एंड इफेक्टिवनेस, अटेंशन टू डिटेल, ये आपको पता है, पूरी आपको तवज्जो देना होती है। इसको वर्सटिलिटी बोलेंगे, वर्सटाइल से उसका क्या बनेगा, नाउन क्या बनेगा, वर्सटिलिटी। इसको वर्सटाइलिटी नहीं बोलेंगे, वर्सटाइल से क्या बनेगा, एडजेक्टिव से वर्सटिलिटी। गुड राइटर्स कैन राइट अक्रॉस वेरियस जॉनरास, इसको क्या बोलेंगे, जॉनरास। उसके स्टाइल्स जो है वेरियस, उससे गुजरना पड़ता है, फॉर्मेट से एंड टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्सटिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी इन देयर क्राफ्ट, यानी हर ऐसे डिफरेंट होगा, उसकी डिमांड डिफरेंट होंगी, गाइडलाइंस, उसका फॉर्मेट, कोई एमएलए में कोई
शिकागो में, कभी एपीए में, जो फॉर्मेट बताया गया उसके अकॉर्डिंग, जो जॉनरास और जो टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंग वो चीज आपको डेमोन्स्ट्रेट करती है उसकी वर्सटिलिटी को और अडेप्टेबिलिटी। आखिरी ओपननेस टू फीडबैक, ये भी एक, ये नहीं होना चाहिए कि बंदा फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट ने या वेबसाइट वालों ने काम रिवीजन के लिए वापस भेजिए, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए या आप इरिटेटिंग आपके लिए हो गया, ऐसा नहीं होता। अच्छे राइटर के लिए ये उसका खासा है, फीडबैक को वेलकम करता है। जो फीडबैक देता है अगला बंदा भी कि आपका ये स्टाइल अच्छा नहीं लगा, इसको करेक्ट करके दें, उसके लिए ओपननेस हो हमेशा। द वेलकम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक। जो कंस्ट्रक्टिव किस्म की क्रिटिसिज्म है उसके लिए आगे चल के बेहतरीन राइटर बनने में मुआवनत देती है, उसको हेल्प करती है। और फीडबैक जो लोगों से लेते हैं, इवन के सम टाइम रेटिंग में फीडबैक देते हैं कई वेबसाइट्स पे क्लाइंट की तरफ से, तो वहाँ भी ये नहीं, थोड़ा बंदा परेशान नहीं होना चाहिए, फीडबैक को देख के अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। सारी उम्र बंदा सीखता है, ठीक है जी, पूरी लाइफ में। यूजिंग इट टू रिफाइन देयर स्किल्स एंड ग्रो एज राइटर्स, ये असल बात है। जो फीडबैक्स होते हैं और जो क्रिटिसिज्म मिलती है वो आगे चल के हमारे अपने ही काम आ रही होती है। कैसे हम उनको यूज करते हुए अपने रिफाइन करते हैं, अपने स्किल्स को और ज्यादा अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, एज ए राइटर हम ग्रो करते हैं। ये अच्छे राइटर की जो सेलिएंट फीचर्स हैं। और रीजंस मैंने पहले बता दी कि अकाउंट्स क्यों नहीं बनते, कहाँ जाके स्टक हो जाता बंदा, ठीक है जी। आपने कोशिश करनी है, बस इस चीज को, इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है। कल कोशिश करेंगे, या तो कल एक सेशन ले लेंगे ग्रामर का, तो फिर नेक्स्ट में वन बाय वन जो ऑथेंटिक और लेजिट वेबसाइट्स हैं जिन पर आपको रिव्यूज चैनल में भी दिया हुआ है, और मैं यहाँ और डिटेल से हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट समझा दूंगा कि इस पर इस तरह का टेस्ट होगा, इसको हमने ऐसे टैकल करना है। और आप कोशिश करिएगा फिर उसकी अभी से साथ साथ अपने तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों। वो प्रैक्टिस कैसे हो सकती है, मैं ये तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं कहता कि लाजमी है कि आप वीडियोस को ही देखो, आपको कहीं और से कंटेंट मिलता है, तैयारी कर लें, ठीक है। क्योंकि आपकी आसानी के लिए भी अपने चैनल पे भी मैंने प्लेलिस्ट डिफरेंट बनाई हुई हैं। जो जो वेबसाइट्स हैं उस पर मैंने 4-4 5-5 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। ऑलमोस्ट सारे का सारा डाटा वहाँ पे दिया हुआ है। वो टेस्ट देने से पहले बंदा, बजाय इसके एकदम जब अकाउंट क्रिएशन की तरफ आओगे तो फिर वहीं पे ना बंदा स्टक हो जाए या दोबारा से तैयारी शुरू कर ले। उसके ग्रामर जो है, जो उसके एमसीक्यूज हैं, उसको फुल्ली प्रिपेयर करें साथ साथ बेशक, ठीक है। तो कल हम पहले 5 to 10 मिनट्स में कोई ना कोई वेबसाइट, फॉर एग्जांपल हम शुरू कर लेंगे राइटिंग क्रिक, राइटर लैब या एडुसन, कोई भी वेबसाइट जी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अपने ये वीडियो को अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।